बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम के तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत के साथ हैं और आपने अपने प्रीवियस लेसन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया और आपको क्लियर भी हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेसन के साथ जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा लेसन है स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज़ द लेसन नंबर 20। स्टूडेंट्स, जब हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने कंडीशंस को डिस्कस करना है जो कि इक्विलिब्रियम की होंगी। लेकिन अगर हमें इक्विलिब्रियम का ही नहीं पता तो हम उसकी कंडीशंस को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इक्विलिब्रियम। सो लेट्स मूव ऑन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मौजूद है और इस वक्त इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, दिस इज एट रेस्ट, और रेस्ट की कंडीशन में भी अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट पे लगती है, लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इस रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी बैलेंस्ड है और डिस्टर्ब नहीं हो रही। जिस टेबल पर जहां पर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा था ये वहीं पर मौजूद है, अभी भी ये रेस्ट में है। तो हम इस स्टेट को कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो एंड देयर इज नो मोशन, और इसी के साथ एक और पॉइंट स्टूडेंट कि यहां पर हमारे पास अगर फोर्सेस लग जाएं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर फोर्स लगा देता हूं विच इज एफ, लेकिन इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए मैं यहां से भी फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता हूं विच इज F2। तो आप ये देखें कि इस वक्त जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस के इफेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि हर फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल और बैलेंस कर रही है। इस वजह से हम यहां पर यह भी कंक्लूड करते हैं कि नो नेट फोर्स। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस, यानी कि जो नेट फोर्सेस थी वो भी जीरो हो चुकी हैं। तो जब ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाएं, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक पॉइंट और हम लिख देते हैं, यहां मैंने लिखा नो मोशन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है विद यूनिफॉर्म मोशन और उस वक्त भी उस पर नेट फोर्स नहीं लग रही या नेट फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो शो हो रहा है, तो स्टूडेंट्स फिर हम ये कहते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट, हमारी ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में अवेलेबल है। सिंपली इसकी डेफिनेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स कुछ यूं लिखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी in equilibrium if no net force acts on it। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो हम ये कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं नेट फोर्स का, हम इसको भी फर्दर डिस्कस कर लें कि व्हाट इज मीन्स बाय द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट हम लोगों ने अपनी प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस की थी, जब हमने एटवुड्स मशीन के अंदर से टेंशन, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट किया था। हम दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं नेट फोर्स का होता क्या है। स्टूडेंट सिंपली मैं अगर बताऊं आपको तो ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेज लग रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट क्वांटिटीज और मैग्नीट्यूड्स में, तो स्टूडेंट उन तमाम की तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाए। या इसी तरह आप नेट फोर्स को सिंपली यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। एक्टिंग ऑन अ बॉडी तो स्टूडेंट ये आपके पास आपकी नेट फोर्स की जो डेफिनेशन है वो भी बन जाएगी
यानी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड द नेट फोर्स। और लेकिन उसको हमें इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस बात को सेटिस्फाई करना है कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो हमारे पास नेट फोर्स है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जब नो नेट फोर्स होगी तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल है। इसकी कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे, वो हमारी इन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में मिक्स कर देते हैं। यानी अगर आपसे स्टेट्स की डेफिनेशंस पूछी जाएं तो स्टूडेंट्स कंडीशंस की डेफिनेशन लिख देते हैं, और अगर कंडीशंस पूछी जाएं तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं और स्टेट्स की इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। याद रखिएगा, कंडीशंस 2 हैं, जस्ट ओनली 2, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो 3 हैं, 3 स्टेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है हम यहां लिखते हैं और कंक्लूड करेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन क्या है। स्टूडेंट, एक जगह पे हमने कंक्लूड किया कि अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस का रिजल्ट 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये भी हमने डिस्कस करना है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स का ये जो रिजल्टेंट था, जो नेट फोर्स थी, ये 0 कैसे हो सकता। वैसे तो सिंपली मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन एक और एग्जांपल हम यहां पर शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक वॉल पिक्चर जो है स्टूडेंट, कोई भी, इसको अगर हम लोग वॉल पर हैंग कर दें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग और रॉप। अब स्टूडेंट देखें कि ये ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से कभी भी डाउनवर्ड मूव नहीं करता, वहीं पर स्टिल रहता है। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन था वो आपको मिलेगा इन 2 पॉइंट्स और स्ट्रिंग्स के अंदर। इट्स मीन्स दैट एक्ट्स एज अ टेंशन। टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है, सम आ रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शंस की वजह से बैलेंस्ड हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से फिर हम यहां पर कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास इन अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम we conclude that the sum of forces means F1, F2, F3 up to so on will be equal to 0, and same as the forces acting along the x-axis and up to so on also be equal to 0. Forces acting along the y-axis also be a 0. So it means that the body satisfies its first condition of equilibrium if the sum of all the forces will be a 0. हम अपने तमाम के तमाम up to so on infinite point तक चलती हैं। इन फोर्सेस का जो सम है उसको हम मेंशन करते हैं इस तरह से, sum of all forces equal to 0. मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो वी यूज अ सिंबल सिग्मा। दिस इज अ ग्रीक लेटर सिग्मा विच मीन्स दैट सम ऑफ ऑल। सो हम यहां मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0। तो इसका मतलब यह है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी जब एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास स्टूडेंट 0 हो जाए। इज इट क्लियर? इसी तरह स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक और ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं एक प्लेस पर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखता हूं और एक फोर्स लगाऊंगा F1 और दूसरी फोर्स लगाऊंगा F2। आप ये देखें
कि अगर एक शख्स इस ऑब्जेक्ट पर जिसका मैस m है फोर्स लगाए एक डायरेक्शन से, और इस फोर्स की जो क्वांटिटी है स्टूडेंट ये हमारे पास होगी 10 न्यूटन की, और इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स सेकंड पर्सन लगाए और उसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन हो, तो 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स अगर दोनों साइडों से पुश कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम की रेस्ट की स्टेट में उसी पोजीशन पर एज इट इज रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। क्यों? दोनों का इफेक्ट बैलेंस्ड है। तो यहां पर इसका मतलब यह था कि फोर्सेस लग रही हैं लेकिन रिजल्टेंट नहीं आ रहा, नेट फोर्स नहीं मिल रही। इस वजह से स्टूडेंट हम यहां कहते हैं कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी अ जीरो, देन इट्स मीन्स दैट इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग चल रहे हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ, लेकिन यहां पर एक हमें पहले ये डिस्कस करना है कि व्हाई वी नीड अ सेकंड कंडीशन आफ्टर द फर्स्ट वन। हमें सेकंड कंडीशन की जरूरत पड़ी क्यों, जबकि हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर लिया। स्टूडेंट यहां पर हमारे पास ये पॉइंट तब क्लिक हुआ जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पॉइंट पर इस सरफेस पर रख दिया और दो फोर्सेस लगाई, अब ऑब्जेक्ट ने मूव करना नहीं शुरू किया, फोर्सेस बैलेंस हो गई, रिजल्टेंट जीरो हो गया। लेकिन स्टूडेंट एक छोटा सा इशू तब हमारे पास आया जब हमने इसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मैस हमारे पास स्टूडेंट्स m है एक सरफेस पे रखने के बाद वही काम दोबारा किया कि हमने दो फोर्सेस लगाई, F1 इज ऑफ 10 न्यूटन और दूसरी साइड से भी स्टूडेंट हमने ये फोर्स अप्लाई की विच इज़ F2 एंड ऑफ 10 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर हमने चेंज क्या किया कि इनके पॉइंट ऑफ यानी लाइन ऑफ एक्शन जो है उन्हें चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऑफ एक्शन मैंने ये बना लिया और एक लाइन ऑफ एक्शन ये बना लिया। तो स्टूडेंट ये बहुत ही कॉमन था। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने पॉइंट ऑफ यानी लाइन ऑफ एक्शंस को चेंज किया तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था इसने रोटेशन स्टार्ट कर दी अबाउट इट्स सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर ये मेरे पास मार्कर है, मैं इस मार्कर को इस तरह से दो साइड से फोर्सेस लगाकर बैलेंस कर रहा हूँ। जब दोनों इक्वल फोर्सेस होंगी तो ये बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर मैं एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई करूँ और दूसरी फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करूँ तो ये बैलेंस नहीं बल्कि इस तरह से रोटेट कर जाएगा। अगर ये रोटेट कर गया तो इसका मतलब ये था कि फोर्सेस का जो सम है या जो रिजल्टेंट था उसका इफेक्ट ज़ीरो नहीं हुआ बल्कि हमारे पास मोशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन हम फिर भी इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहते थे, तो हमने फिर इसके लिए एक सेकंड कंडीशन को डिज़ाइन किया और हमने ये कंक्लूड किया कि भाई अब फोर्सेस की जो रिजल्टेंट था वो ज़ीरो तो हो जाता है, बैलेंस तो हो जाता है, लेकिन उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिर अब हम क्या करें, बॉडी तो हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। उसके लिए फिर हमने कंक्लूड किया कि इन स्टेट ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द सम ऑफ टॉर्क विल आल्सो बी अ जीरो। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस आ गई। कौन कौन सी? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या हमने कंक्लूड किया, सम ऑफ फोर्सेस विल बी अ जीरो एंड सम ऑफ टॉर्क विल बी अ जीरो। और इसका मतलब ये था कि अब हमारा ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जा सकता है जिस सूरत में स्टूडेंट हमारे पास ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं कि फर्स्ट वन इज सम ऑफ फोर्सेस विल बी अ जीरो एंड सेकंड वन इज द सम ऑफ टॉर्क विल बी अ जीरो। कि फोर्सेस भी जीरो हो जाएं, टॉर्क भी जीरो हो जाए, फिर हम कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशंस थी। अगर आपको डिफाइन करने का कहा जाए तो आपने बेटे दो काम करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इन अ वर्डिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर आपसे कहा जाए डिफाइन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द टॉर्क प्रोड्यूसेस इन अ बॉडी विल बी अ जीरो। और इन डेफिनेशंस को लिखने के बाद आप इनके नीचे यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिखेंगे। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के काम में स्टूडेंट आपने चार डेफिनेशंस को डिस्कस किया। सबसे पहले नंबर पे आपने डेफिनेशन डिस्कस की इक्विलिब्रियम की,
इसके बाद आपने डेफिनेशन डिस्कस की नेट फोर्स की, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि अक्सर बच्चे अपनी मर्जी से शिफ्ट कर देते हैं कि यानी दो ही कंडीशंस हैं, हम चाहें तो पहले दूसरी वाली डिफाइन कर लें या पहले पहली वाली डिफाइन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आपसे पूछा जाए कि जस्ट डिफाइन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपने फर्स्ट की जगह पर यही लिखना है, सम ऑफ फोर्स, टॉर्क वाला नहीं लिखना, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है। टॉर्क भी हमारे पास तब प्रोड्यूस होता है जब फोर्स अप्लाई करें। अगर हम फोर्सेस ही अप्लाई ना करें, यानी फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई ना करें, तो टॉर्क तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो सेकंड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो सकती है। इसलिए ये हमेशा पहले ही रहेगी और ये सेकंड ही रहेगी। तो आपने फिक्स कर लेना है अपने माइंड में कि दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। और अगर आपसे फर्स्ट डिफाइन करने का कहा जाए तो आप कहेंगे सम ऑफ फोर्सेस विल बी अ जीरो, और अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन जस्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फॉरन क्लिक होना चाहिए कि दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द सम ऑफ टॉर्क विल बी अ जीरो। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको तमाम की तमाम बातें और पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेसन के अंदर जिसमें हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, तब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।